नमस्कार। मैं डॉक्टर के वी भोसले, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानगर बुरली, विभाग 3 सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 5 के अंतर्गत इकाई 2 में काव्य या साहित्य के प्रकार के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। इस काव्य एवं साहित्य के प्रकार देखने के पहली इकाई के अंतर्गत काव्य का स्वरूप, काव्य के तत्व, काव्य के प्रयोजन आदि के बारे में विचार व्यक्त किया है, अध्ययन किया है। इसके पश्चात साहित्य के जो प्रकार है, इन प्रकारों के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। सिर्फ साहित्य अगर कहा जाता है तो साहित्य अलग अलग प्रकार का होता है, साहित्य एक ही प्रकार का नहीं होता। यह बात भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती है और इस दृष्टि से साहित्य किस प्रकार अलग अलग रूप में समाज के सामने आता है, यह यहाँ पर व्यक्त होता है। अगर साहित्य के प्रकारों में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले काव्य के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य, इसका अर्थ दृश्य इस शब्द में ही समाहित है। दृश्य का मतलब है जो आंखों से देखा जाता है, आंखों से देखकर जिसके बारे में आनंद प्राप्त किया जाता है अथवा आपका मनोरंजन होता है, उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य का मतलब है सुनना। नहीं, श्रव्य का अर्थ सुनना है, अर्थात सिर्फ सुनकर आप आनंद मनाते हैं अथवा सुनकर मनोरंजन करते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य यह मुख्य 2 भेद हैं। उसके पश्चात यहाँ दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाले 3 भेद हैं। दृश्य का मतलब अभी आपको बता दिया कि आंखों से देखकर आनंद की प्राप्ति। यहाँ पर दृश्य काव्य के 3 भेद है, नाटक, एकांकी और गीति नाट्य। यहाँ पर नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रंगमंच पर पात्र आते हैं, अभिनय करते हैं और अभिनय करते हुए दृश्य रूप में यहाँ लोगों का, दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। यहाँ यह नाटक जो विधा है प्राचीन है और नाटक के अंतर्गत यहाँ जो विचार व्यक्त किया जाता है, नाटक बड़ा होता है। नाटक में किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को अथवा कभी कभी जीवन में घटित तो महत्वपूर्ण घटनाओं को रंगमंच पर पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और उसके माध्यम से मानव जीवन में घटित अथवा मानव जीवन में जो चित्रित समस्या है तथा उनके जीवन में जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर प्रकाश डाला जाता है और उसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता है।
इसलिए नाटक यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली पहली विधा है और नाटक यह सबसे बड़ा माना जाता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली जो दूसरी विधा है एकांकी। एकांकी का अर्थ है एक अंक में समाप्त होने वाली, यानी एक अंक में समाप्त मानव जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं में से किसी एक घटना का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है और इस एक घटना के माध्यम से एकांकी में किसी व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालने का काम एक महत्वपूर्ण घटना कर सकती है। तो इस प्रकार एकांकी के माध्यम से ही मानव जीवन को चित्रित किया जाता है और वो रंगमंच पर होती है। इसलिए दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली यह दूसरी विधा है। तीसरी गीति नाट्य है। तो गीति नाट्य के अंतर्गत यहाँ जो विचार व्यक्त किया जाता है वह इस प्रकार यहाँ गीत इसके अंतर्गत होता है। तो गीतों के माध्यम से ही रंगमंच पर लोगों का मनोरंजन किया जाता है। तो इस प्रकार दृश्य काव्य के अंतर्गत यह तीन विधा नाटक, एकांकी और गीति नाट्य आती हैं। काव्य का दूसरा जो प्रकार है श्रव्य काव्य। यह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाली, यानी श्रव्य का जो मतलब है सुनना, यानी श्रव्य के अंतर्गत ऐसे सुनकर आनंद प्राप्त करने वाली, सुनकर मनोरंजन करने वाली ऐसी कौन सी विधा है। तो उसके अंतर्गत श्रव्य काव्य की तीन प्रकार माने जाते हैं। एक गद्य है और दो पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। गद्य इसका मतलब यहाँ गद्य के अंतर्गत अनेक विधाएं आती हैं, गद्य के अनेक प्रकार किए जाते हैं। तो गद्य के प्रकारों में उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य और साक्षात्कार। यह पढ़कर अथवा किसी के द्वारा सुनकर भी आप अपना मनोरंजन करते रहते हैं। नहीं, यहाँ इसका विस्तृत अध्ययन श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाली जो गद्य, पद्य और चंपू काव्य तीनों का विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए संक्षिप्त में उसका परिचय यहाँ दे रहा हूं। तो पद्य के अंतर्गत आने वाली पद्य के अंतर्गत तो विधाएं हैं। पद्य के दो प्रकार हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। यहाँ प्रबंध यानी बड़ा, महान, और मुक्तक यानी मुक्त, यानी यहाँ किसी की कथा उसके अंतर्गत नहीं होती। तो मुक्त दो पंक्तियों में किसी घटना को अथवा किसी प्रसंग को पेश किया जाता है और उसके माध्यम से ही मनोरंजन होता रहता है। यहाँ पद्य के अंतर्गत प्रबंध और मुक्तक है, परंतु प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं। एक महाकाव्य है, दूसरा खंड काव्य है और तीसरा एकार्थ काव्य है। यहाँ महाकाव्य में किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्र नहीं हो सकता। महाकाव्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण प्रमुख घटनाओं के माध्यम से किया जाता है। उसे, इसका मतलब महाकाव्य पढ़कर या सुनकर भी लोगों का, समाज का मनोरंजन होता है। पद्य के अंतर्गत आने वाला दूसरा जो प्रकार, प्रबंध काव्य का दूसरा प्रकार खंड काव्य है। महाकाव्य की तुलना में
खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य में अगर किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण कथा होती है तो खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटना को इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसलिए खंड काव्य महाकाव्य की तुलना में छोटा होता है, संक्षिप्त होता है और खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन के एक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। और इस प्रकार प्रबंध काव्य का तीसरा जो प्रकार है एकार्थ काव्य। तो इस प्रकार प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं। उसके पश्चात मुक्तक काव्य है, नहीं प्रबंध और मुक्तक। मुक्तक काव्य जो है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत अभी जो बता दिया कि मुक्त छंद में इसका निर्माण किया जाता है। जो छंद है साहित्य के, उन साहित्य के 2 पंक्ति का छंद हो, 4 पंक्तियों का छंद हो या 6 पंक्तियों का छंद हो, तो 2, 4 या 6 पंक्तियों के किसी एक छंद के माध्यम से उसका वर्णन, किसी प्रसंग का वर्णन, मानव जीवन में घटित किसी घटना का वर्णन उसके माध्यम से किया जाता है और इसीलिए उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। तो मुक्तक काव्य के 2 प्रकार होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक है और दूसरा गेय मुक्तक है। गेय मुक्तक को गीति काव्य भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ काव्य या साहित्य के प्रकारों में इसके अंतर्गत सिर्फ प्रकारों का विवेचन, प्रकारों का विश्लेषण यहाँ पर आपके सामने दिया है। इसके पश्चात काव्य के प्रकारों का अथवा साहित्य के प्रकारों का विस्तृत जो विवेचन है, एक विधा के माध्यम से, एक प्रकार के माध्यम से आगे लिया जाएगा। इसमें जैसे पहले कह दिया कि दृश्य काव्य के 2 प्रकार है, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली जो 3 विधाएं हैं, नाटक, एकांकी और यहाँ गीति नाट्य। तो सबसे पहले नाटक के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ नाटक का इसके पहले कह दिया है कि मनोरंजनात्मक विधाओं में नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर नाटक लिखने की जो परंपरा है देखने को मिलती है और इस प्रकार संस्कृत के नाटकों में 3-3 पद्यों वाले वार्तालाप होते थे और इस प्रकार नाटक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तत्व है वह अभिनय है। अगर नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करना पड़ता है और रंगमंच पर पात्र आते रहते हैं और पात्रों का अभिनय इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। मतलब नाटक के अंतर्गत अभिनय यह तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है अथवा अभिनय नाटक का अनिवार्य अंग है। और अभिनय यह अंग है और उसके अंतर्गत संवाद जो है वह नाटक की आत्मा स्वीकार किए हैं, संवाद भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अगर संवाद न हो तो अभिनय दर्शकों के ध्यान में नहीं आ सकता। कौन व्यक्ति क्या बोलता है, क्या अभिनय करता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती और उसे समझ नहीं सकता। इस प्रकार इसलिए इसमें संवाद और अभिनय ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार वार्तालाप, संगीत, नृत्य, वेशभूषा, कथावस्तु और अभिनय समन्वित करने पर जो रूप बनता है, इन तत्वों के माध्यम से जो विधा बनती है उसे उन्होंने नाटक कहा है। और भारतीय विद्वानों ने
नाटक के 5 तत्व स्वीकार किए हैं: कथानक, पात्र तथा चरित्र, रस, उद्देश्य और अभिनय। जैसे भारतीय विद्वानों ने नाटक के 5 तत्व स्वीकार किए हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 7 तत्व स्वीकार किए हैं। उसमें कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, संवाद है, देश काल वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और अभिनय। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने इस प्रकार नाटक जो विधा है अथवा नाटक के अंतर्गत जो बातें आती है अथवा रंगमंच पर प्रस्तुत होने के कारण, दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली विधा के कारण लोगों का मनोरंजन होता है और इसलिए दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली यह पहली विधा है। इसलिए इसका अध्ययन करते हुए यहाँ पर मैं अपने व्याख्यान को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।